इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि मंत्रालय, भारत सरकार। भैया बोला जय जवान जय किसान। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के गुलाबो बहन और अचलू भैया का नमस्कार। नमस्कार भैया। और देखा गुलाबो बहन, हमन का बैठकी एकदम समय से शुरू हो गइल बा। और बैठकी में शामिल हर भैया बहन लोगन के मन में जिज्ञासा बा कि आज हमन के बैठकी में कौन कौन जानकारी शामिल करल गइल बा। देखा अचलू भैया, आज के अपने बैठकी में ना सामयिक कृषि चर्चा के संगे संगे देखा एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के बारे में हमहन के चर्चा करल जाई। और मंडी का बाजार भाव भी बा और बाजार भाव के चलत बा ओकरे बारे में भी जानकारी दिहल जाई। तो और आज के मौसम का हाल चाल बा एकरे बारे में भी चर्चा करल जाई। लेकिन आज के बैठकी के विशेष क्रम में खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन एकरे बारे में केवीके सोनभद्र का वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर पीके सिंह जी अपन मुनई भैया का बातचीत कही भइल बा, उनके सुनावल जाई। बैठकी में का समापन कल्पनाथ व उनके संघाती भैया लोगन के गावल एगो किसानी गीत से करल जाई। तो गुलाबो बहन देखा कितना बढ़िया तरीका से आप रूपरेखा बतौली आज के कार्यक्रम का। तो लेकिन देखा हमन जौन बा किसान है जा बड़ा मेहनत करके जौन बा अपन खेती किसानी करल जाला। अच्छा। लेकिन जब अपने मेहनत पे पानी फिरला ना तब बड़ा तकलीफ होला। बिल्कुल। और खास तौर से तब जब अपने आँख के सामने जौन बा नुकसान होत रहे और अपने पास जानकारी के अभाव में ओके बचावे का कोनो साधन न रहे। गुलाबो बहन देखत है कि आपो जन बा हाल में अभी IPM का प्रशिक्षण लेके आयल हैं और अपने खेती में वो नया प्रयोग करत हैं और शुरू कर देले बड़े। बिल्कुल हाँ भैया, बिल्कुल सही सुनला है। हम IPM का से प्रशिक्षण लेके पहला बार देखा खुद से खेती शुरू करनी और हाल ही में देखा IPM के बारे में थोड़ा बहुत सुनले रहनी और अपन खेती बाड़ी शुरू कैले बानी। लेकिन एकर सही तरीका से प्रयोग अनुभव के आधार पर ही हो सकला। बिल्कुल बिल्कुल। और यही से अपन बात विचार एह बैठकी में रखे के इच्छा भइल। बिल्कुल नीक काम कैली। गुलाबो बहन देखा आज के खेती में नई सोच और साहसिक प्रयोग का बहुत जरूरत बा। अच्छा। खास तौर से एकीकृत नासी जीव प्रबंधन एकर एगो बेहतरीन उदाहरण बा। खास तौर से देखा आज के खेती में रासायनिक दवाइयन का पूरा निर्भरता जन बा वो ठीक नहीं बा। काहे से कि देखा एकीकृत नासी जीव प्रबंधन यानी IPM यही दिक्कत का समाधान बा। बिल्कुल हाँ, सही कहला हंसलू भैया। लेकिन पहले ई समझल भी जरूरी बा कि एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के मतलब का है। एकीकृत नासी जीव प्रबंधन यानी IPM का मतलब बा कि हमहन कई तरीका के एक साथ इस्तेमाल करल जाए। अच्छा। जैसे देखा जैविक, रासायनिक, पारंपरिक और यांत्रिक तरीका, ताकि नासी जीव के नुकसान से बचल जा सके और पर्यावरण के भी रक्षा हो सके। तो बिल्कुल अच्छा विचार बा गुलाबो बहन। देखा IPM माने का होला जान लू, समझदारी से नासी जीव का नियंत्रण। एमएन जैविक, यांत्रिक जैसन की आप कहलिन, पारंपरिक और बहुत कम मात्रा में रासायनिक उपाय एक साथ मिल के काम करेला। अच्छा। जैसे नीम तेल लगाला या ट्रैप लगा करके या कीड़ा के प्राकृतिक दुश्मन खोज के। अच्छा। और खेत का सफाई भी करल जाला। और आखिर में जब जरूरत पड़ेला तबे जौन बा वो रासायनिक दवा का प्रयोग करल जाला। बिल्कुल सही कहला हंसलू भैया। देखा कई लोग तो देखा कीड़ा देख के ही दवा छिड़क देवलन। ऐसा नहीं करे के चाहिए, बल्कि पहले कीड़ा के गिनती करल जाला। दूसर ई की प्राकृतिक तरीका से देखल जाला कि उसे नुकसान होत बा कि नहीं। तीसरा, यदि बहुत अधिक कीट होखेला तब जाके उपयुक्त दवा का सलाह लेवल जाला। बिल्कुल बिल्कुल गुलाबो बहन। और जाने लेन हमरे खेत में
जब पिछले साल टमाटर बोले रहली तो ओमें जौन बा सफेद मक्खी लग गई रहे। अच्छा और बहुत ज्यादा जौन बा ओमें दवा छिड़कल गई लेकिन कौनो फायदा ना भइल। अच्छा लेकिन जब आईपीएम का प्रयोग करल गई तो यही आईपीएम से जौन बा उ सफेद मक्खी जौन बा आसानी से काबू में आ गईलिन। अच्छा और ओकरे बदे जौन बा हमन का कैली जा कि पियरका चिपक जाल जौन होला ओके लगौली जा। अच्छा और नीम का घोल छिड़क करके हाँ गाढ़ा बोआई करल गई। अच्छा और गाढ़ा मतलब जैसे घना घना करके तो जैसे जौन बा पौधा जौन बा उ ताकतवर हो गई। और समय समय पे ओकर निराई गुड़ाई भी करल बहुत जरूरी बा। बहुत बढ़िया अचलू भैया। देखा पहले हम सिर्फ दवाई पर भरोसा करत रहनी हाँ हाँ और कई साल से अपन पुरान तरीका अपनावत रहनी। लेकिन आईपीएम के प्रशिक्षण लेहला के बाद ना जब एकीकृत नासी जीव प्रबंधन कैनी तो और पिछला 2 साल से हम धीरे धीरे रसायन के जगह जैविक और आईपीएम तरीका अपनावत नहीं। और देखा अब तक खेत का माटी भी नरम बा और खर्चा घट गईल बा और उपज भी बढ़ गईल। बिल्कुल बताओ कितना अच्छा हो। तो अब तो देखा हर किसान लोग के भी चाहिए कि ई तरीका के सीख करके जौन बा बल्कि ओकर खास तौर से प्रशिक्षण भी लेवे के चाहिए। और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग से कृषि विज्ञान ऐप और अपने ग्राम पंचायत में भी जौन बा आईपीएम से जुड़ल जौन बा समय समय पर प्रशिक्षण होत रहेला। और समय से ओकर जानकारी ले करके आईपीएम का प्रयोग करे के चाहिए। और आपके जैसन की ही आप अपने गुलाबो बहन अपने किसानवाड़ी का शान है। तो देखा जैसे आपका नई नई सोच बा आप जैसे बहन लोग अगर आगे आई हैं तो अपने खेती का माटी का तस्वीर भी देखा बदल जाए। ई तर बात जानकारी रहबे करी। लेकिन खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन ये विषय पे जन बा आज अपने पीके सिंह डॉक्टर साहब हुवन उनसे अपने मुनई भैया का बात बताई हुई जो उनकी वरिष्ठ वैज्ञानिक हुवन केवीके सोनभद्र का। अच्छा तो उनसे अपने मुन्नई भैया का बात बताई सुनल जाए। लेकिन उससे पहले कुछ संदेश बा वो के सुनल जाए। चला। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान भाई लोग देखें हम लोगन खेती बाड़ी से जुड़ल है और ये समय खरीफ का सीजन चला था। खरीफ में हम लोगन का प्रमुख फसल जवन है वो धान है। और धान में भी रोग कीट का प्रकोप बहुत अधिक होला। तो आज हम लोग जानल जाई। आज हमारा संपर्क हो गल बा कृषि विज्ञान केंद्र बहराइच के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर पीके सिंह साहब से, जौन की कीट रोग विशेषज्ञ हम। और आपसे ही आज हम लोगन जानब कि कैसे धान के फसल के हम लोग बचाई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, धान के फसल में प्रमुख रूप से कौन कौन कीट और रोग लगला? सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। वर्तमान में खरीफ की फसल में मुख्य रूप से जो है धान की फसल लगी है जी। और किसान भाइयों को सबसे ज्यादा धान की फसल में रोग और कीट के प्रकोप का से ही ज्यादा उनकी दिक्कतें शुरू होती हैं। जी जी। वस्तुतः इसमें सामान्यतः जिस समय जहाँ बारिश इस समय कम हो रही है या हल्की बारिश होकर के धूप निकल रही है, जहाँ पर नदी का प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, जहाँ रिलेटिविटी आर्द्रता बढ़ रही है, जी। ऐसी परिस्थिति में रोग और कीट के प्रकोप इस धान की फसल पर पड़ना शुरू हो जाते हैं। इस धान की फसल में किसी प्रजाति के माध्यम से किसी रोग और कीट के प्रकोप कम पड़ेंगे ऐसा संभव नहीं होता है। लगभग सभी प्रजातियों में सामान्यतः मुख्य जितने भी रोग और कीट होते हैं वो लगते ही रहते हैं, क्योंकि जब सामान्य रूप से बारिश नहीं होती है, अगर होती है रुक रुक करके होती है, आर्द्रता बढ़ने शुरू हो जाती है,
तो उस समय परिस्थितियां किसानों के लिए प्रतिकूल होना शुरू हो जाती है। धान एक ऐसी फसल है जिसमें सबसे ज्यादा कीट लगते हैं और सबसे ज्यादा रोग लगते हैं, और दोनों के लिए लक्षण जो होते हैं एक समान होते हैं, जिसको समझना बड़ा कठिन हो जाता है कि रोग से संबंधित है या कीट से संबंधित है। वर्तमान में इस समय साकाण झुलसा और दूसरा एक धारीदार साकाण झुलसा का प्रकोप सबसे ज्यादा है, क्योंकि बारिश जो है एक समान स्तर पर नहीं हो रही, रुक रुक करके ठहर ठहर करके धूप लेकर के हो रही है, जिसकी वजह से नमी बढ़ रही है। और क्योंकि किसान भाइयों ने लाइन में उसको नहीं लगाया, इसलिए सबसे बड़ी दिक्कत का प्रकोप रोग और कीट का सबसे ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। इस समय साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा का सबसे ज्यादा प्रकोप हो रहा है। ये दोनों रोग जो होते हैं नर्सरी से शुरू होते हैं। ये नर्सरी का रोग होता है। अगर नर्सरी से अगर वहीं पे आप ठहराव कर ले, खास तौर से अगर आपने बैठोली करने बेहन डालने के पहले यानी पौधशाला तैयार करने के पहले अगर आपने बीज शोधन किया होता है तो ये नर्सरी में रोग नहीं पनप पाता। लेकिन जब आपने बीज का शोधन नहीं किया है तो दिक्कतें आना शुरू होती हैं। और इस समय साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा का सबसे ज्यादा प्रकोप हो रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर सीड ब्लाइट का प्रकोप शुरू होगा। लेकिन इस समय धारीदार और साकाण झुलसा का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। इन दोनों रोगों में आपको थोड़ा सा समझना है। साकाण झुलसा में पत्तियां आगे से नोक पे पीली होना शुरू होती है और फिर सामान्यतः पत्तियों के ऊपरी वाले तल पर पीलेपन को बढ़ना शुरू होती, जो बाद में भूरापन ले लेता है। लेकिन धारीदार साकाण झुलसा में नोक से शुरू होता है, पत्ती की निचली सतह पर इसका रोग का प्रकोप बढ़ना शुरू हो जाता है। दोनों रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज्यादा कारगर होता है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप ले, क्योंकि इस समय गर्मी ज्यादा बढ़ रही, ज्यादा इसकी मात्रा ना बढ़ाएं। और एक दवा आती है सेप्टोसाइक्लिन 6 ग्राम का पाउच आता है, 15 ग्राम पर हेक्टेयर सेप्टोसाइक्लिन है। 6 ग्राम के पाउच में एक पाउच में आता है, 2 पैकेट आप ले लें 12 ग्राम और 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लें। दोनों का स्प्रे आपको कराना है। ये दोनों परिस्थितियों में दवा कारगर होती है, जहाँ पे साकाण झुलसा धारीदार साकाण झुलसा दोनों लगता है। फर्क इतना आपको रखना है कि इस दवा के प्रयोग करने के लिए प्रमुख रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि इस दवा में बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया अगर धूप से आप कड़ी धूप में इसका स्प्रे करेंगे, छिड़काव करेंगे तो तत्काल इस दवा का बैक्टीरिया तुरंत मर जाएगा। इसलिए प्रयास आपको ये करना है कि रोज सवेरे इसका छिड़काव 5-6 बजे शुरू करके 10 बजे तक समाप्त कर दे और बाद में या तो 3 बजे के बाद शाम को करें जब धूप कमजोर पड़ जाए। अगर बादल है, बादली मौसम है तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 8 घंटे तक इस दवा के छिड़काव के बाद 8 घंटे तक किसी भी प्रकार का कोई पानी ना बरसने पाए। बस यही ध्यान रखना है। इस दवा में बैक्टीरिया है। तेज धूप में अगर आप इसका छिड़काव करेंगे तो इस दवा का रिस्पॉन्स जो मिलना चाहिए वो प्रभाव जो है वो आपको नहीं मिल पाएगा। ये प्रमुख रूप से इस समय 2 रोग लगेंगे। दूसरा, अब इसमें आपका धान में जो कीट लगना शुरू हुए हैं, अभी हरा फुटका आएगा, भूरा फुटका आएगा। अभी सामान्यतः कीट के प्रकोप ज्यादा नहीं देखे गए। इसमें आपको ग्रास खापर का भी प्रकोप दिख रहा होगा। यही 2-3 का प्रकोप अभी इस समय अगस्त माह में आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे समय बढ़ेगा तैसे तैसे राई चिप्पा का प्रकोप होगा, फिर तना भेदक आएगा, स्टेम बोरर का बोल, लेकिन वो आगे की परिस्थितियां हैं। लेकिन वर्तमान में अगस्त के महीने में आपको ध्यान रखना है, ग्रास हापर है, आपका हरा भूरा फुटका है। इन तीनों के प्रयोग के लिए आप सामान्यतः जो कीटनाशक रसायनों का लोग प्रयोग करते हैं, जैसे पहले करते थे कुणाल फास का करता है, जो अब वर्तमान में बैन हो गया है। लेकिन इन तीनों कीट के प्रकोप के लिए बजाय आप किसी भी दवा के छिड़काव का अगर प्रयोग करते हैं तो उसको रोक दीजिए, उसके स्थान पर आप डस्टिंग का प्रयोग कीजिए। मिथाइल पैराथियान है या कार्बोनिल है, 5% की डस्टिंग आती है, उसका प्रयोग आप करें। 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव आप कराएं तो आपके जो हरे हरे फुटके और भूरे भूरे फुटके और ग्रास हापर जो टिड्डे आपको देखने को मिल रहे हैं उसके प्रकोप से बिल्कुल सीमित आ जाएगी। बिल्कुल सही कहते हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, आगे देखे में आवला की तना छेदक वगैरह का भी प्रकोप होला। आगे जो प्रकोप आएगा, तना छेदक का प्रकोप आएगा, सीड ब्लाइट का भी रोग आएगा। उसमें मेन रूप से आएगा तना छेदक का। जब आपकी बालियों का प्रकोप शुरू होगा तब सबसे ज्यादा तना छेदक आपको आतंकित करेगा, आपकी बालियां काटेगा।
उस परिस्थितियों में आप किसी भी ग्रेनुअल इंसेक्टिसाइड को, ग्रेनुअल मतलब जो दानेदार दवाइयां, जिससे पहले फ्लोराडान आता था, फोरेट आता था, एल्डिकार्ब आता था, वर्तमान में अभी भी फ्लोराडान हालांकि बैन करा है, लेकिन अभी भी मार्केट में मिल रहा है। जी। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसके स्थान पर फोरेट 10G का 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका बुरकाव कराएं, सीधे उसका प्रभाव आपका नियंत्रण में आ जाएगा। जी, तो उसे रोग या कीट का प्रभाव कम हो सकला। अच्छा, और जौन अपन किसान भाई लोग धान का खेती कैले बा ए समय खास तौर से कौन प्रमुख चीज ऐसा बाई जौने बात का ध्यान अपन किसान भाई लोग रखें? इस समय सामान्यतः आपको ध्यान रखना चाहिए, देखिए लाइन से लाइन, पंक्ति से पंक्ति अगर बुआई की गई होती तो इस तरह के रोग और कीट से आप सुरक्षित रहते हैं। लेकिन चूंकि किसान जो है छिटकुआ बुआई करते हैं तो इस समय सबसे ज्यादा जैसे जैसे पौधों की संख्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा, पौधों का घनत्व बढ़ेगा, रोग और कीट के प्रकोप बढ़ेंगे। लेकिन इस समय जब तक पानी अपनी रफ्तार से नहीं बरस रहा है, आपको लगातार मॉनिटरिंग अपने खेत की करती रहनी पड़ेगी। जो हमने आपको साकार झुलसा और धारीदार साकार झुलसा बताया है, ये इसका प्रकोप लगातार बढ़ता चला जाएगा। सावधानी आपको ये रखनी है, एक बार छिड़काव करने के बाद हर 10 दिन के अंतराल पर अगर बारिश सीमित औसत मात्रा में अगर बारिश नहीं हुई है तो हर 10-10 दिन के अंतराल पे इसका स्प्रे आपको करवाना पड़ेगा, अन्यथा इसका प्रकोप इतना बढ़ जाएगा कि पूरा का पूरा पौधा इससे असुरक्षित हो जाएगा और सब को अन्य अगल बगल के फसलों पर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, प्रयास ये करें, कोई भी कीट का अगर कोई प्रकोप होता है तो आप डस्टिंग जो होती है कार्बनिल की है या मिथाइल पैराथियान की है, मैलाथियान, उसमें इस बात का ध्यान रखना है इसका रेजिडुअल इफेक्ट, इसका प्रभाव जो है 28 दिन तक होता है। और किसान भाई जिन दवाइयों का प्रयोग करते हैं जो लिक्विड की मात्रा में होता है, उनका अधिकतम प्रभाव 7 से 10 दिन से ज्यादा नहीं होता। इसलिए प्रयास करें कि कम लागत पर जिस दवा का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जा सकता है उसी दवा का प्रयोग करें और उसमें मुख्य रूप से आप डस्टिंग का प्रयोग करें। किसी भी कीट के नियंत्रण के लिए, चाहे माहू आपका लगे आकर के, चाहे आपका तना छेदक का प्रयोग आए, चाहे आपको अन्य कीट जितने भी लगेंगे, जिस पर राइस हिस्सा लगेगा, अभी क्लोरोफिल गायब होना शुरू होगा, अगर डस्टिंग आपकी पहले से पूर्वक में की रहेगी तो 28 दिन तक इसकी मारक क्षमता या इसका प्रभाव संबंधित फसल पर बना रहता है और किसान कम लागत से अपने फसल की सुरक्षा आसानी से करने के लिए सक्षम रहते हैं। बिल्कुल सही बात कहते हो डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया सलाह आप दे लेने अपने किसान भाई लोगन के। चलत चलावत अपने किसान भाई लोगन के का सरेखल चाहिए, उनसे का कहल चाहिए? हम किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरह का वातावरण इस समय वर्तमान में चल रहा है, किसान भाई हर 7वें दिन पर अपनी फसल की देखभाल जरूर करें, उससे देखें किस तरह के प्रकोप बढ़ रहे हैं। अगर प्रकोप किसी भी तरह के कीट के प्रकोप बढ़ रहा है तो किसी भी दवा की डस्टिंग आप कराएं। डस्टिंग में इस बात का जरूर ध्यान रखें, कोई भी डस्ट आप इंसेक्टिसाइड लेंगे जिसमें बुरकाव करना होता है, 5% डस्ट से ज्यादा ऊपर का नहीं होना चाहिए। 10% के किसी भी प्रकार के कीटनाशी धूल स्रवित रसायन को अगर आप लेंगे तो फसल पर उसका कुप्रभाव पड़ना स्वाभाविक होगा। इसलिए किसान भाई इस समय वर्तमान में हो चाहे आगे की परिस्थितियों में आए, बुरकाव के लिए 5% की डस्ट यानी 5% डी उसको कहते हैं, कोई भी बुरकाव वाली आप दवा ले तो 5% डी के नाम से आप लेंगे और उसी का बुरकाव करेंगे। बाकी इस समय साकार और धारीदार साकार मूलता से बचने के लिए जो हमने आपको कॉपर क्लोराइड और उसको सेप्टोसाइक्लिन, हाँ एक बात किसान को और कहना चाहे, बाजार में सामान्यतः हमने देखा है कि धान की फसल के समय सेप्टोसाइक्लिन बाजार में मिलना कम हो जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति हो तो सेप्टोसाइक्लिन के स्थान पर स्टेप्टोमाइसिन ले लें। फर्क इतना है कि ये 15 ग्राम उसकी मात्रा लगती है, सेप्टोसाइक्लिन तो स्टेप्टोमाइसिन की 50 ग्राम मात्रा लगती है। दवा एक ही है, दोनों के प्रभाव थोड़ा किसी का ज्यादा है किसी का कम है। स्टेप्टोसाइक्लिन का प्रभाव ज्यादा है इसलिए उसकी 15 ग्राम मात्रा है, स्टेप्टोमाइसिन की मारक क्षमता थोड़ी कमजोर है तो उसकी मात्रा हम बढ़ा देते 50 ग्राम कर देते पर हेक्टेयर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब सही बात कहते हो, सही जानकारी अपने किसान भाई लोगन के देलेन। आज आपसे संपर्क भल और जो जानकारी अपन किसान भाई लोगन के मिलल उसे वो जरूर लाभ उठाई हैं। एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुनाई लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। गुलाबो बहन, हाँ चलो भैया, देखा कितना अच्छा जानकारी हमन सुनल गेल कि खरीफ फसलों में कीट रोग प्रबंधन ए विषय पे डॉक्टर पीके सिंह भैया से अपन जो की वरिष्ठ वैज्ञानिक रहलन केवीके सोनभद्र से, उनसे अपन मुने भैया का बात बताई हमन सुनल गई। और देखा सारे बात का निचोड़ यह बा गुलाबो बहन कि कैसे अपने खेती में कम से कम लागत लगा करके अधिक से अधिक जनबा उत्पादन करल जाए और उत्पादन अगर अच्छा होए तो ओकर मुनाफा भी अच्छा मिले और मुनाफा बदे कोनो न कोनो बाजार में जाए के पड़ी। तो ऐसने में अपने जनपद में कई जगह मंडी रहेला, तो आज जौन बा कोने मंडी का बाजार भाव मिलल बा ओकरे बारे में तनी बताई। बिल्कुल भैया, अब देखा जैसे आप मंडी का चर्चा कैले ना, तो आज हमरे हाथे में एक पाती आयला मधुपुर से, ये प्रति कुंतल में बा पुनवासी चौहान भैया के भेजल बा बाजार भाव। तो अपने आप तो बिना देर कैले एकदम बाच दे। बिल्कुल, तो देखा किसान भैया लोगन आज का जो भाव बा, लाल वाला आलू जो होला हो 1600 रुपये प्रति कुंतल है। सफेद आलू का भाव देखा आज 1500 रुपये प्रति कुंतल रहल। प्याज देखा 1400 रुपये प्रति कुंतल। टमाटर 5000 रुपया रहल प्रति कुंतल। नेनुआ देखा है 2800 रुपये प्रति कुंतल है। कोहड़ा देखा है 1700 है प्रति कुंतल। और कुनरू का दाम इस समय 1500 रुपया प्रति कुंतल वहाँ के बाजार भाव में बा। लंबा वाला बैगन देखा वो 1500 है। और गोल बैगन भैया ये देखे 2500 रुपया प्रति कुंतल है। और जो परवल बा, परवल देखे 5000 रुपया प्रति कुंतल। बड़ा अच्छा भाव मिलल बा। आज देखे लौकी देखे 1500 है प्रति कुंतल। करेला देखे 3000 बा प्रति कुंतल। भिंडी देखे 2500 रुपया है प्रति कुंतल। और बोड़ा जोन बा भैया 3500 से 5000 तक बा। एहू का भाव अच्छा, एहू का दाम इसमें बहुत बढ़िया बा। और मूली देखा 2500 है 2500 रुपये प्रति कुंतल। और लहसुन देखा है 8000 है। और धनिया का भाव देखा है इस समय बहुत बढ़िया है 10,000 रुपया प्रति कुंतल। अच्छा। और हरी मिर्च देखा है 5000 बा प्रति कुंतल। अदरक का भाव 5500 बा प्रति कुंतल। सूरन का भाव भी देखा समय 5000 ही बा। और जो पालक बा भैया वो 1500 रुपये प्रति कुंतल है। चौराई देखा है 1000 रुपये प्रति कुंतल है। गाजर का दाम इस समय 2500 रुपया प्रति कुंतल है। खीरा देखा है 2800 रुपया है प्रति कुंतल। और जो खेक्सा होला भैया देसी वाला ये 15000 रुपया है प्रति कुंतल। और जो चलानी बा भैया वो 5000 रुपया प्रति कुंतल बा। तो देखा है ये अपन मकई जो बा भैया ये देखा 1300 बा प्रति कुंतल। और जो अरुई बा भैया ये 2500 यानी कि 2500 रुपया प्रति कुंतल। पपीता का भाव इस समय 2200 बा प्रति कुंतल। और जो फूल गोभी बा भैया वो कहे तो 3500 रुपया सैकड़ा बा। और पत्ता गोभी देखे 2200 रुपया सैकड़ा बा। और नींबू का भाव इस समय 200 रुपया प्रति सैकड़ा। तो ई तरह मधुपुर मंडी का बाजार भाव पुनवासी भैया भेजले रहे, उनके धन्यवाद दिहल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और धन्यवाद झूरा झूर नहीं कैसे मनसायन कराते हैं ई बताओ भैया। देखा मनसायन करे खातिर अपन कल्पनाथ व संघाती भैया लोगन हवा और उनकर गावल किसानी गीत अपने कार्यक्रम में हम लोगन चले सुनल जाए, फिर आगे बात कही करल जाए। होत रहे। अरे मेरे भैया वतन के सिपाही हम किसानी करावल करीला। मेरे भैया अरे भैया के मजा हो खून के रवानी में, हमें आवे मजा टिबुल नहर के पानी में। बारूद बम गोला भैया के जिगर भावे, अच्छी
अच्छी अच्छी खाद हमारे खेती में आवे। अब टैंक बंदूक भैया चलावे, हम तो हलवा चलावल करीला। टैंक बंदूक अरे भैया के सिर पे सिर बंधी के सरिया सोहे, हमारे सिर पे किसानी का पगरिया सोहे। भैया के कांधे बंदूक बहरिया सोहे, हमारे कांधे फौड़ा या कुदरिया सोहे। अब नए असल भैया करे लड़ाई के, नए ढंग से हम करीला खेती बोआई के। अब काटे दुश्मन का सर मेरे भैया, हम फसलिया कटावल करीला। अरे टैंक बंदूक भैया चलावे, हम तो हलवा चलावल करीला। बम गोला बारूद बम गोला भैया के जिगर भावे, अच्छी अच्छी खाद हमारे खेती में आवे। अरे नए ढंग से अरे नए असल भैया करे लड़ाई के, हम नए ढंग से करीला खेती बोआई के। अरे भैया दुर्गा का करते पूजनिया, हम गणेश मनावल करीला। भैया दुर्गा दोनों भाइयों से देश का सितारा है, जय जवान जय किसान यही नारा है। अरे भैया माता के सर्व बांधे से हराम, हम चरनिया दबावल करीला। भैया माता गुलाबो बहन, हाँ चलो भैया, देखा कितना अच्छा गीत गौनी भइल कल्पनाथ भैया संघाती लोगन का किसानी गीत के माध्यम से। और देखा खेती किसानी की बात होला ना गुलाबो बहन, तो कहल जाला कि अपने आय का दूसरा साधन भी अपनावे के चाहिए। बिल्कुल। तो अपने जौन आज का मौसम चलत बा इस समय, जैसे आज के मौसम की भी बात करल जाए तो 25 डिग्री न्यूनतम सेल्सियस रहल और अधिकतम जौन बा 30 डिग्री सेल्सियस रहल। तो ओकरे हिसाब से लोग खेती किसानी अपना कईबे करते हुए, लेकिन साथ में अगर आय का दूसरा साधन बागवानी के अगर अपनावल जाए तो ये अपने खेती के साथ साथ मेल मिला के चली। बिल्कुल। तो अपने आय के साधन भी जुटल रही। और देखा अपने किसानवाड़ी का भी अपन बैठकी का भी जौन बा समय बा ये धीरे धीरे खत्म होत बा। तो लेकिन काल ही जन बा अपने किसान भैया लोगन के बदे जन बा प्राकृतिक खेती के लिए घन जीवामृत ये विषय पर जन बा शिव शरण भाई जी से अपन भोला भैया का बात बताई हुई। तो आकर के अपने किसान भैया लोग सुनिए और साथ में जन बा गीत गौनाई भी हुई, सब कुछ हुई। तो लेकिन आज का अपन बैठ के समेटल जाए, चला समेटल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय भारत सरकार।